बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 6 माइक्रोबायोलॉजी। तो इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन माइक्रोबायोम। तो इस चैप्टर का बेसिक ओवरव्यू ले लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना क्या है, इस चैप्टर में हमने ह्यूमन माइक्रोबायोम पढ़ना है कि जो नॉर्मल फ्लोरा होता है ह्यूमन का वो कहाँ कहाँ पे होता है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं और कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट नॉर्मल फ्लोरा कौन 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 सा स्किन में कौन सा होता है। और ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है UQ पास, मतलब पास में जो यूनिवर्सिटी क्वेश्चन आ चुके हैं, UHS के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आ चुका है। इसके साथ साथ नॉर्मल फ्लोरा होता है, इनकी समरी ये भी पास पेपर में आ चुका है। ठीक हो गया। ये पूरा का चैप्टर पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो दो तीन चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई है, जैसे ये वाली चीज़ मैंने हाईलाइट की हुई है, ये वाला टेबल हाईलाइट किया हुआ है और इसके साथ ये वाले टेबल के अंदर लैक्टोबैसिलस और इकोलाई लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके साथ माइक्रोबायोम ऑफ स्किन, ये सारे पास्ट क्वेश्चन है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम ह्यूमन माइक्रोबायोम के कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं, इनके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस को देख लेते हैं। पहला ह्यूमन माइक्रोबायोम की डेफिनेशन क्या है। ह्यूमन माइक्रोबायोम की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी होगी, द डिस्टिंक्ट माइक्रोबियल कम्युनिटीज़ होती है कि एक स्पेसिफिक माइक्रोबियल पॉपुलेशन, जिस तरह इंग्लैंड के अंदर क्या होता है, मुस्लिम की कम्युनिटी होती है या हिंदू की कम्युनिटी होती है या ईसाइयों की कम्युनिटी होती है, यहूदियों की कम्युनिटी होती है, किसी भी रीजन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर। इसी तरह जैसा पाकिस्तान में आज हिंदुओं की कम्युनिटी है, तो किसी भी माइक्रोबियल कम्युनिटी होती है जो किसी एक स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी को इनहेबिट करती है, किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द बॉडी के ऊपर रहती है, चाहे वो हमारी बॉडी की स्किन हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट स्किन होता है और इंटरनल इन्वायरमेंट म्यूकोजल सरफेस होता है, इसको बोलते हैं ह्यूमन माइक्रोबायोम। तो हिस्टोरिकली पहले जो इसको पहले क्या कहते थे, पहले ये कहा जाता था माइक्रोबायोलॉजिस्ट के जो ह्यूमन माइक्रोबायोम है तो उसको क्या कहते थे, नॉर्मल फ्लोरा वगैरह कहते थे। नॉर्मल फ्लोरा यानी नॉर्मल फ्लोरा का क्या मतलब है, तमाम माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो हमारी बॉडी के ऊपर या हमारी बॉडी के अंदर रहती है उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। लेकिन जो नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन के अंदर स्पेसिफिकली जेनेटिक कंपोनेंट नहीं आता होता। जो नॉर्मल फ्लोरा का क्या मतलब होता है, नॉर्मल फ्लोरा ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसी भी जो हमारे बॉडी के किसी भी जगह के परमानेंट रेजिडेंट होती है। जिस तरह एक होते हैं किराएदार होते हैं, एक मालिक मकान होती है, तो एक क्या मालिक मकान होते हैं, किसी स्पेसिफिक जगह के रिहाइश गाह होते हैं। ठीक हो गया। जबकि ह्यूमन माइक्रोबायोम, जब ह्यूमन माइक्रोबायोम की डेफिनेशन करते हैं ना, तो ह्यूमन माइक्रोबायोम के अंदर नॉर्मल फ्लोरा प्लस जेनेटिक कंपोनेंट। नॉर्मल फ्लोरा में क्या चीज़ें आती हैं, तमाम माइक्रोबियल पॉपुलेशन जो किसी स्पेसिफिक इन्वायरमेंट के अंदर रहती है ह्यूमन के अंदर, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। और नॉर्मल फ्लोरा उनकी जेनेटिक कंपोजिशन को मिला दे, जेनेटिक कंपोजिशन और जेनेटिक कैपेबिलिटी को मिला दे। कैपेबिलिटी का क्या मतलब है कि स्पेसिफिक जीन की एक्सप्रेशन होना। तो जेनेटिक कंपोनेंट को अगर हम ऐड कर दें नॉर्मल फ्लोरा के अंदर तो बन जाएगा माइक्रोबायोम। तो माइक्रोबायोम और नॉर्मल फ्लोरा, इसमें आपने डिफरेंस को अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है कि नॉर्मल फ्लोरा के अंदर आपने जेनेटिक मटीरियल डाल देना है, जेनेटिक कंपोजिशन वगैरह डाल देनी है। इसके बाद वो कह रहा है कि जो जेनेटिक कैपेबिलिटी होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो जेनेटिक कैपेबिलिटी होती है, जेनेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है किसी भी माइक्रोबायोम की या किसी भी नॉर्मल फ्लोरा की, वो ये डिटरमिन करती है कि इसका होस्ट के साथ क्या इंटरेक्शन होगा। मे बी होस्ट के साथ कमेंसल रिलेशनशिप हो या पैरासिटिक हो या पैथोजेनिक रिलेशनशिप हो। इसके बाद देख लेते हैं कि जो हम नॉर्मल फ्लोरा की अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं कि जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, नॉर्मल फ्लोरा को कल्चर कर सकती है बाहर लेबॉर्ट्री के अंदर, लेकिन जो एक कल्चर वाली जो टेक्निक होती है रिलेटिवली यूजफुल नहीं होती। किन किन वजूहात की वजह से, पहला यहाँ पे रीज़न लिखी हुई है, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। पहली बात, जो इनकी लेबॉर्ट्री के अंदर की कल्चरिंग वगैरह करते हैं, जैसे कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। पहली बात है कि बहुत सारे माइक्रोबायोम्स को हम लेबॉर्ट्री के अंदर कल्चर करें तो वो कल्चर पहली बात होते ही नहीं है, हमें नजर ही नहीं आती। दूसरी बात, अगर हम कल्चर कर ले तो कल्चर करने के बाद हमें ये नहीं पता होता कि ह्यूमन माइक्रोबायो यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर इनकी रिलेटिव अबेंडेंस क्या है, मतलब कितने परसेंट है, 65% है, 90% है, 20% है, हमें ये नहीं पता चलता इनकी रिलेटिव अबेंडेंस क्या है। तो सेकंड क्या क्या होगा, डीमेरिट इनका ये होगा। थर्ड इनकी क्या होगा, इनकी कल्टीवेशन का है कि कल्चर का क्या डिसएडवांटेज होगा या क्या डीमेरिट होगा, कि अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसके इन्वायरमेंट के बाहर ग्रो करते हैं ना, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन की, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, सिंपल मेटाबॉलिक रेट है, कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिक रेट है, या उसका इंटरडिपेंडेंसी का मतलब होता है कि किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर क्या वो खुद मुख्तार हैं या नहीं। तो ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिलती जब उसको लेबॉर्ट्री के बाहर कल्चर करते हैं। तो पहले क्या होती है, इन्फॉर्मेशन आती है। पहली बात कि लेबॉर्ट्री के अंदर एक्स वीवो कल्चर होते नहीं है। दूसरी बात, अगर कल्चर हो जाए तो हमें अबेंडेंस का पता नहीं चलता। तीसरी बात, अगर कल्चर हो जाए तो हमें ये नहीं पता चलता कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है या उसकी इंटरडिपेंडेंस कितनी है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो काम की चीज़ है वो किसी किसी इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी नॉर्मल फ्लोरा या ह्यूमन माइक्रोबायोम की। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में डीमेरिट्स थे इनके कल्चरिंग के। इसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो कैसे काम करनी है, यहाँ पे सिर्फ आपने ये देख लेना है कि जो टोटल कितनी स्पीशीज़ होती है ह्यूमन के अंदर, 1000 से ज़्यादा होती है, और हर एक के अंदर कितने होते हैं, 2000 जीन होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 2 मिलियन गट एसोसिएटेड माइक्रोबियल जीन हो गया। और हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 20 से लेकर 25 के प्रोटीन वाले जीन होते हैं।
तो मतलब ये हमारी बॉडी से 100 गुना ज़्यादा होते हैं। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं, वो क्या होते हैं। परमानेंट रेजिडेंट, जो परमानेंट रेजिडेंट ये असल में नॉर्मल फ्लोरा की डेफिनेशन बता रहे हैं। जो परमानेंट रेजिडेंट होती है स्पेसिफिक बॉडी के, तो उनको बोलते हैं नॉर्मल फ्लोरा। कहाँ कहाँ पे होते हैं, स्किन के ऊपर होते हैं, ओरोफेरिंक्स पे, नोज पे। अब यहाँ पे देखना है कि ये स्किन पे कौन से होते हैं, ये वगैरह कौन से होते हैं। ये जो माइक्रोब्स होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के, ये कोमेंसल्स होते हैं। कोमेंसल क्यों कहते हैं कि कोमेंसल एक रिलेशनशिप होता है होस्ट के दरमियान और माइक्रोब के दरमियान। इसमें यह होता है कि जो माइक्रोब होता है वो होस्ट से तो बेनिफिट ड्राइव करेगा लेकिन होस्ट को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और अगर ये होस्ट से बेनिफिट ड्राइव करे, होस्ट से फ़ायदा ले ले लेकिन उसको नुकसान भी पहुंचाते तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। ये हमने बायोलॉजी में पढ़ा था। अब कुछ मेडिकली इंपॉर्टेंट नॉर्मल फ्लोरा कौन कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्किन के ऊपर देखें तो स्किन के अंदर नाम से लग रहा है कि स्किन को एपिडर्मिस बोलते हैं, तो स्किन के ऊपर स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस होता है। नोज में स्टेफिलोकोकस ओरियस होता है। अब आपने जो ज़्यादातर नाम पढ़े हैं ना वो स्ट्रेप्टोकोकाई, स्टेफिलोकोकाई, ग्राम पॉजिटिव कोकाई पढ़नी है। तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस यहाँ पे देखो, स्टेफिलोकोकस ओरियस नोज के अंदर होता है। इसी तरह विरेडियन स्ट्रेप्टोकोकाई ये माउथ के अंदर होते हैं। डेंटल प्लैक्स के अंदर स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होती है। जिंजिवल क्रेविसिस के अंदर एनारोब्स होते हैं। कौन कौन से, बैक्टीरियोइड्स है, फ्यूजर बैक्टीरियम है, स्ट्रेप्टोकोकाई है और एक्टिनो माइसीस है। तो उसको याद करने के लिए एक निमोनिक बना लेते, BASF, पास, ठीक है। अभी ये पता नहीं इसका मतलब क्या है लेकिन आप रट्टा मार लेना। बी से बैक्टीरियोइड्स है, ए से एक्टिनोमाइसिस है, एस से स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं और एफ से फ्यूजर बैक्टीरियम होती है। जबकि विरेडियन स्ट्रेप्टोकोकाई माउथ में और थ्रोट में दोनों होते हैं। बस आपने इस तरह से याद रखना है कि जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स का कुछ पार्ट ओरल कैविटी से रिलेटेड होता है, तो थ्रोट और माउथ इन दोनों का सिमिलर है। कौन है, विरेडियन। स्किन के लिए स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस, नोज के लिए स्टेफिलोकोकस ओरियस होता है, डेंटल प्लेक्स के लिए स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होता है। कोलोन के अंदर बैक्टीरियोइड्स होते हैं, बैक्टीरियोइड फ्लैजिलस होगा और ई कोलाई ये ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जबकि वजाइना के अंदर लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलस। जो ई कोलाई होती है नॉर्मल फ्लोरा के पार्ट नहीं होते बल्कि ई कोलाई किसी और जगह से यहाँ पे ऑक्युपाई करना शुरू कर देते हैं। ई कोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई, जब यहाँ पे 3 का लिखा होगा। जो स्टेफिलोकोकस ओरियस नॉर्मल फ्लोरा नहीं है बल्कि ये यहाँ पे कॉलोनी बढ़ाता होता है नोज के अंदर, ठीक हो गया। जबकि ये वाला टेबल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक हो गया, कि जो बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ है वो कहाँ कहाँ पे होती है। कोलोन के अंदर इंपॉर्टेंट है, जैसे अगर आपने यहाँ से लिखा था कोलोन के अंदर लिखा हुआ था, और कहाँ पे लिखा हुआ था, और यहाँ पर जो बैक्टीरियोइड्स था जिंजिवल क्रीविसेस वगैरह, तो यहाँ पर थ्रोट वगैरह में लिखा हुआ है। लेकिन ये वाला टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू दिस। अब हम यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है जिसको बोलते हैं कैरियर स्टेट, बोलते हैं कैरियर स्टेट। कैरियर स्टेट का क्या मतलब है, कैरियर स्टेट का मतलब ये है कि उस इंडिविजुअल के अंदर कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंटर हो गए थे। एक तो नॉर्मल इंडिविजुअल होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर ये होता है कि नॉर्मल इंडिविजुअल के अंदर कि उसके पास नॉर्मल फ्लोरा अपना है। नॉर्मल फ्लोरा पैथोजेनिक नहीं होता, लेकिन अगर इंडिविजुअल के अंदर पैथोजेनिक है लेकिन वो पैथोजन पोटेंशियल है, बीमारी नहीं फैला रहा, तो उसको क्या बोलते हैं, कैरियर स्टेट। क्या बोलते हैं, कैरियर मतलब इंडिविजुअल के अंदर कॉलोनी है पैथोजन की लेकिन वो भी बीमारी नहीं फैला रहा, लेकिन वो बीमारी फैला सकता है। किसके अंदर हो सकता है कि किसी बंदे को पहली मरतबा इन्फेक्शन हुआ तो वही सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन था, फॉर एग्जांपल टीबी का, या कोई बंदा डिजीज से रिकवर हो रहा है लेकिन अभी तक उसकी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है और इन्फेक्शन आगे बीमारी फैला सकता होता है, तो इस कंडीशन के अंदर बोलते हैं, ठीक हो गया। अब वो कहता है कि इंडिविजुअल मेंबर होते हैं किसके, नॉर्मल फ्लोरा के। नॉर्मल फ्लोरा अगर किसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर, मिसाल के तौर पर स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस अगर स्किन के ऊपर है तो वहाँ पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ये स्किन के अलावा किसी और दूसरी जगह पर चला जाता है तब वहाँ पर नुकसान पहुंचाएगा। जिस तरह ई कोलाई है, ई कोलाई कोलोन का, ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, नॉर्मल फ्लोरा है कोलोन का। लेकिन अगर ई कोलाई यहाँ पे पहुंच जाए, वजाइना के अंदर पहुंच जाए या यूरिथ्रा के अंदर पहुंच जाए तो वहाँ पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, ठीक हो गया। कि अगर जो ई कोलाई होता है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करवा देता है। जो बैक्टीरियोइड्स होते हैं, बैक्टीरियोइड्स भी नॉर्मली कोलोन के अंदर होते हैं, लेकिन अगर बैक्टीरियोइड्स पहुंच जाए पेरिटोनियम के पास, इंटेस्टिनल ट्रैक के पास पहुंच जाए, ठीक हो गया, तो वहाँ पर ही पेरिटोनाइटिस करवा सकते हैं, पेरिटोनाइटिस करवा सकते होते हैं। एक और इंपॉर्टेंट टर्म है उसका नाम है डिस्बायोसिस। कहते हैं कि जो नॉर्मल फ्लोरा का अगर कोई पार्ट डिस्टर्ब हो जाए, फॉर एग्जांपल इनके नॉर्मल कंपोजिशन होती है, जैसे अगर आप कह सकते हो कि कोलोन के अंदर जो सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया होते हैं वो 10 की पावर 10 से लेकर 10 की पावर 11 बैक्टीरियोइड्स और बिफिडोबैक्टीरिया ये सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर इनकी कंपोजिशन ख़राब हो जाए, इनकी कंपोजिशन के अंदर चेंज हो जाए, अगर इनकी कंपोजिशन इस तरह से ख़राब हो जाए कि नॉर्मल इंडिविजुअल के हवाले से, तो उसकी वजह से बहुत सारे डिजीज़ हो सकते हैं। कौन कौन से डिजीज़ है जो डिसबायोसिस की वजह से हो सकती है, ओबेसिटी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल्स डिजीज़ है। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर क्रॉन डिजीज़ और अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाता है, डायबिटीज़ है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ है, कोलोन कैंसर है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, मेजर डिप्रेशन है, पार्किंसन डिजीज़ भी है और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ये सारे डिसऑर्डर ऐसे हैं जो डिसबायोसिस की वजह से होती है। अब माइक्रोबायोम किस तरह से हेल्थ और डिजीज़ को डिटरमिन करते हैं। अब जो हेल्थी माइक्रोबायोम है वो इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग इम्यून सिस्टम को। किस तरह से, जो माइक्रोबायोम होते हैं वो इंटेस्टिनल इम्यून रिस्पॉन्स को डेवलप करवाती है। किस तरह से, एक रिसर्च वगैरह की गई तो रिसर्च से पता चला क्या कि जो गट के अंदर माइक्रोबायोम रहते हैं वो जो गट के अंदर लिम्फाइड टिश्यू है उसकी डेवलपमेंट कराते हैं। अगर इनके अंदर माइक्रोबायोम नहीं
नहीं होता तो गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू डेवलप ना कर पाता। जब गट एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू डेवलप ना कर पाता तो किसी भी नॉन पैथोजन का वो सामना ना कर पाता। ठीक हो गया। इसके साथ वो ये भी बता रहा है कि अगर इनमें क्या हुआ, अगर हम माइक्रोबायोम को निकाल देते हैं तो वहाँ पे एंटीबॉडी और CD8 इंट्राएपिथेलियल लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन भी कम से कम होगी। इसका क्या मतलब हुआ, जो माइक्रोबायोम्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को, स्पेसिफिकली जो हेल्थी माइक्रोबायोटा होता है वो हमारे अडाप्टिव इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद ह्यूमन माइक्रोबायोम कैन प्रोवाइड ससेप्टिबिलिटी और रेजिस्टेंस, क्योंकि जो नॉर्मल फ्लोरा के पार्ट है ह्यूमन माइक्रोबायोम है वो तो नॉन पैथोजेनिक होता है। तो ये असल में करता क्या है, उन रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेता है जो पैथोजन के रिसेप्टर्स होते हैं। जो पैथोजेनिक रिसेप्टर को ऑक्यूपाई कर लेगा तो उसकी वजह से होगा क्या, इसकी वजह से होगा कि जो पैथोजेनिक फॉर्म होगी वो यहाँ पर बीमारी नहीं फैला सकती। जैसे आपको पता है कि जो गट के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियोइड्स और फिर्मिक्यूइड्स होते हैं, फिर्मिक्यूट्स होते हैं। इसके बाद प्रोटियोबैक्टीरिया और एक्टिनोबैक्टीरिया ये ज़्यादा होते हैं किसके अंदर, गट के अंदर। ठीक हो गया। अभी नॉन पैथोजेनिक होते हैं और ये उस अटैचमेंट साइट को कवर कर लेते हैं म्यूकोजा के ऊपर जिसमें नॉर्मली पैथोजेनिक करना होता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। मतलब जो नॉर्मल फ्लोरा होती है वो पैथोजन की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है, इसको बोलते हैं कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस। लेकिन अगर आपने नॉर्मल फ्लोरा को अल्टर कर दिया डाइट वगैरह से या कोई एंटीबायोटिक से सप्रेस कर दिया तो पैथोजन ग्रो करना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर एंटीरो हेमरेजिक ई कोलाई सीरोटाइप फॉर एग्जांपल O57H7 है, ठीक है, O57H7, इसकी कोलोनाइजेशन ख़राब हो जाए, ठीक है, इसकी कोलोनाइजेशन ख़राब हो जाए तो फिर आपको और बीमारी देखने को मिलेगी। या एंटीबायोटिक होती है, एंटीबायोटिक अगर हमारे नॉर्मल फ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर दे तो उसकी वजह से कोलोस्ट्रिडियम डिफिसिल ग्रो करना शुरू कर देता है। कोलोस्ट्रिडियम डिफिसिल सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवाता है, जबकि सूडो मेम्ब्रेनस टॉन्सिलाइटिस ये होता है कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई की वजह से। ठीक हो गया। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जो होता है रेजिस्टेंस जीन्स भी होते हैं गट माइक्रोबायोटा में, रेजिस्टेंस जीन, और ये रेजिस्टेंस जीन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र के ज़रिए बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जीन्स अगर चले गए पैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर तो वहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी। और लास्ट लिखा हुआ है ह्यूमन माइक्रोबायोटा कंट्रीब्यूट्स टू न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ। आपको पता है कि जो गट के बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो हमारे फाइबर वगैरह को तोड़ देते हैं शॉर्ट चेन फैटी एसिड के अंदर, जिस शॉर्ट चेन फैटी एसिड को हमारे इंटेस्टिनल सेल न्यूट्रिशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ कुछ वाइटामिन वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, वाइटामिन बी हो गया, वाइटामिन के हो गया, इसके साथ आयरन वगैरह, इनकी भी प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आयरन के लिए क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो विटामिन B12 होता है वो माइक्रोब से प्रोड्यूस होना होता है, वो विटामिन जो आयरन के लिए स्पेसिफिक होता है, आयरन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं माइक्रोबायोम्स को। तो अगर आपने ये वाला टेबल अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो ठीक है। अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट ये वाला जो टॉपिक है ना, या तो आप इसको यहाँ से रट्टे मारो या आप इसको समरी से तैयार कर लो, पल से तैयार कर लो। तो मैं आपको कहूँगा, मशवरा दूंगा कि पल से तैयार कर लेते हैं इस टॉपिक को, शुरू से तैयार करते हैं। नॉर्मल फ्लोरा क्या होती है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हमारे परमानेंट रेजिडेंट होते हैं हमारी बॉडी के, चाहे सरफेस के ऊपर हो चाहे हमारी बॉडी के अंदर हो। माइक्रोबायोम में नॉर्मल फ्लोरा ऑर्गेनिज्म और इसके साथ जेनेटिक कंपोजिशन और कैपेबिलिटी भी आ जाती है। ठीक है। अगर कैरियर स्टेट का क्या मतलब है? कैरियर स्टेट का मतलब है क्रोनिक कैरियर के, उनमें जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म तो मौजूद होते हैं, इन्फेक्शन फैला सकते हैं, लेकिन अभी साइन सिम्टम आना शुरू नहीं हुए। ठीक हो गया। इसके बाद जो नॉर्मल फ्लोरा होते हैं हमारी सर्फेसेस को इनहिबिट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्किन है, ओरोफैरिंक्स है, इंटेस्टिनल ट्रैक्ट है, वजाइना है। इनको वजाइना के अंदर कौन सा बैक्टीरिया होता है? लैक्टोबैसिलस ई कोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई। जो मेंबर होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के नंबर और काइंड से डिफर करते हैं। मिसाल के तौर पर एक जगह के पास ग्राम पॉजिटिव कोकाई ज़्यादा हो सकता है और दूसरी तरफ पे ग्राम नेगेटिव कोकाई। जो मेंबर्स होते हैं नॉर्मल फ्लोरा के लो विरुलेंस होते हैं, मतलब बीमारी नहीं फैलाते होते, नॉन पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन जब अपनी एनाटॉमिकल साइड को छोड़ देते हैं तब ये बीमारी फैलाना शुरू कर देती है, स्पेसिफिकली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल, एड्स वगैरह में। कहते हैं कि जो हमारा होता है जो माइक्रोबायोम होता है नॉर्मल फ्लोरा के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन भी होते हैं। और अगर ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के जरिए बैक्टीरिया के अंदर चले गए तो वहाँ पर उनकी विरुलेंसी काफ़ी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? कोलोनाइजेशन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि जो नॉर्मल फ्लोरा होती है वो हमारी स्किन और म्यूकोजल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर साइट को ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जिसकी वजह से पैथोजन यहाँ पे बाइंड नहीं कर सकते और पैथोजन की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है। अब इंपॉर्टेंट मेंबर्स कौन से हैं? स्किन के अंदर जो प्रीडोमिनेंट मेंबर होता है नॉर्मल फ्लोरा का वो होता है स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस। और स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस प्रोस्थेटिक हार्ट वाल्व इन्फेक्शन और प्रोस्थेटिक जॉइंट इन्फेक्शन करवाता होता है। इसके साथ जो कैंडिडा अल्बाइकन होता है हमारी स्किन के ऊपर नॉर्मली होता है, लेकिन अगर ब्लड स्ट्रीम में चला गया तो ये एंडोकार्डिटिस करवा सकता है, स्पेसिफिकली इंट्रावेनस ड्रग यूजर के अंदर। स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये भी स्किन के ऊपर होता है, लेकिन ये इसकी जो मेन साइट है कोलोनाइजेशन के लिए नोज होती है और ये एब्सेस वगैरह करवा देता है। अगर हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ से स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडिस ये हो गया, स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये बताया हुआ है पल्स के अंदर, और जो लास्ट बताया हुआ है कैंडिडा अल्बाइकन। तो कैंडिडा अल्बाइकन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस ये बताया हुआ है, ये बताया हुआ है, और कैंडिडा अल्बाइकन इनको बताया हुआ है। तो जिनको उसने एक्सप्लेन किया हुआ समरी के अंदर पल्स के अंदर, हम उसी को अंडरलाइन कर लेते हैं टेबल से। इसके बाद ओरोफेरिंक्स। तो ओरोफेरिंक्स के अंदर माउथ और थ्रोट के अंदर सबसे ज़्यादा होती है विरेडियन स्ट्रेप्टोकोकाई, स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस सैंग्विस और स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस होती है। जो विरेडियन स्ट्रेप्टोकोकाई होती है सब एक्यूट एंडोकार्डिटिस
करवाते क्या हैं, ये तो हमने स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी के अंदर पढ़ना है। इसके बाद है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के अंदर स्पेसिफिकली स्टोमक के अंदर बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे पीएच काफ़ी ज़्यादा कम होती है। कोलन के अंदर सबसे ज़्यादा नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, तो यहाँ पे एनारोबिक और फैकल्टेटिव बैक्टीरिया होते हैं, दोनों होते हैं, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव रॉड्स कोकाई सब कुछ होते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट क्लोनिक फ्लोरा कौन सी है जो डिजीज वगैरह करवा सकते हैं, एक है बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलस और दूसरा फैकल्टेटिव ई कोलाई होता है, जबकि एंटीरोकोकस स्पेशलिस ये भी एक इंपॉर्टेंट पैथोजन होता है, ठीक है। ये नॉर्मल हमारे क्लोन का फ्लोरा होती है, लेकिन ये हमारे जब क्लोन से बाहर निकलते हैं ना तो डिजीज फैलाना शुरू कर देते हैं। इसके बाद है वजाइना। वजाइना में जो होता है वो लैक्टोबैसिलस नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, ठीक है। लेकिन जो लैक्टोबैसिलस होता है कैंडिडा अल्बाइकम की ग्रोथ को रोक देता है, लेकिन अगर लैक्टोबैसिलस कम हो जाए तो लैक्टोबैसिलस के कम होने की वजह से कैंडिडा अल्बाइकम वजाइनेटस करवा देता है। यूरिथ्रा, आउटर 1/3 ऑफ यूरिथ्रा यहाँ पे स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडस होती है, ठीक हो गया। फीमेल यूरिथ्रा के अंदर ई कोलाई अगर ऑक्यूपाई कर ले तो वहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपने करनी है पल से, क्योंकि चैप्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो आपको मैंने बता दी है। ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है, ये वाला टेबल इंपॉर्टेंट है। तो ये शॉर्ट सी वीडियो कहते हो हर बार, ये तकरीबन 15 मिनट की वीडियो बल्कि 16 मिनट की वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।